वेलकम टू टारगेट हरियाणा। टारगेट हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम पंचायती राज का 4th लेक्चर जो है कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 लेक्चर कर चुके हैं, ठीक है। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम से जितने भी चैप्टर्स बनते हैं और जितनी धाराएं हैं उनको चैप्टर वाइज धाराओं के साथ साथ हमें पढ़ रहे हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिले और आपका जो है पंचायती राज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब पीछे जो एग्ज़ाम हुआ था ग्राम सचिव का, उसमें धाराएं और चैप्टर्स पूछे गए थे, आपको पता ही है ये बात, ठीक है। और अब क्या किया गया है, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी और पटवारी तीनों का एक ही कॉमन एग्ज़ाम जो है लिया जाएगा। तो उनमें भी ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी और धाराओं और चैप्टर के अलावा कुछ जनरल चीज़ें यानी सामान्य चीज़ें जो हैं वो भी पूछी जा सकती हैं, जो मैं आपको धाराओं के साथ साथ एक्सप्लेन कर करके बता रही हूँ। आप सिर्फ ध्यान से सुनते जाइए और सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। और दूसरी बात है, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको हैंड रिटन नोट्स जो है प्रोवाइड करवाऊँगी, क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत लगती है और एक बच्चे के लिए इतने सारे नोट्स तैयार करना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा लोग बोलेंगे कि हाँ हमें चाहिए, तो उनके लिए जो है हैंड रिटन नोट्स जो है प्रोवाइड ज़रूर करवाए जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इससे पहले हम 3 लेक्चर जो कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देखिए, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको आगे की चीज़ें समझ नहीं आएंगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें समझने के लिए आपको पहले वो वाले लेक्चर देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू कर लेते हैं। आज अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का चैप्टर 5। और इसमें कौन कौन सी धाराएं आती हैं और उन धाराओं के अंदर क्या क्या बात की गई है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो धारा 39 से लेकर धारा 45 तक जो है चैप्टर 5 में बात की गई है। चैप्टर 5 में क्या क्या है, ग्राम फंड की बात हुई है, ग्राम पंचायत की आय के स्रोत के बारे में बात हुई है, ग्राम पंचायत कौन कौन से कर लगा सकती है उससे रिलेटेड जो है बात हुई है। तो इन सारी चीज़ों की बात चैप्टर 5 के अंडर हुई है। और धाराएँ कौन कौन सी होंगी, धारा 39 से लेकर 45 तक होगी, ठीक है। और कौन सी धारा में किस चीज़ की बात की गई है, स्पेसिफिक किस चीज़ की बात हुई है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अब है धारा 39, इसमें बात की गई है ग्राम फंड की यानी ग्राम निधि की, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्राम फंड कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो धारा 39 के अंतर्गत आता है आपका ग्राम फंड या ग्राम निधि, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको लिखा हुआ भी मिलेगा हैंड रिटन नोट्स में। और जो है एक एक चीज़ जो मैं आपको बोलकर बता रही हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ग्राम फंड जो है क्या होता है, ग्राम फंड क्या होता है और इसे यूज़ कौन कर सकता है, और इसके अंदर पैसा जो आएगा वो कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें, हर एक ग्राम पंचायत जो होती है उसका एक ग्राम फंड जो होना है, एक ग्राम निधि होना अनिवार्य होता है। यानी कि उसके पास अगर पैसे नहीं होंगे तो वो काम कैसे करेगी, ठीक है। तो उसके पास ग्राम फंड होना जो है अनिवार्य होता है। अब ये ग्राम फंड आता कहाँ से है, ग्राम फंड जो है सरकार जो है ग्रांट देती है, वहाँ से जो पैसा आता है वो ग्राम फंड में डाला जाता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं, बहुत सारे फीस वसूली जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से पैसा लिया जाता है, ठीक है। उनके बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो ये जो सारा पैसा आता है वो सारा ग्राम फंड में इंक्लूड किया जाता है और विकास के कार्यों के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अब बात आती है कि इसे यूज़ कौन करता है, ठीक है। तो इसे यूज़ करता है सरपंच, ठीक है। सरपंच और जितने पंच होते हैं ग्राम पंचायत में, उनकी बैठक होती है, उनमें प्रस्ताव पारित किए जाते हैं कि ये वाला काम किया जाएगा और इस पर इतने पैसे जो हैं लगाए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। इसके बाद एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है, यानी कि उस प्रस्ताव को पास किया जाता है ग्राम पंचायत में, और उसके बाद जो है सरपंच बैंक से पैसे निकालता है, ठीक है। और अगर बात करें सरपंच जो है अपने पास ग्राम फंड से कितने पैसे रख सकता है, तो वो 1000 रुपये तक जो है अपने पास इमरजेंसी में 1000 रुपये तक अपने पास रख सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 5000 रुपये तक अपने पास रख सकता है। लेकिन
अगर वो 5,000 रुपये तक अपने पास रखता है तो उसका उसे ब्याज देना पड़ता है, यानी 21% तक का ब्याज उसे देना पड़ता है, ठीक है, सरकार को। तो ये सारी चीज़ें और जो भी खर्चा होता है ग्राम पंचायत का या फिर जो भी आय आ रही है तो उसको एक बही खाते में लिखा जाता है, ठीक है। उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी लिखित में उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, ताकि उसकी अगर कोई जांच करता है अधिकारी तो उसकी जांच कर सके, या आगे भी कोई दिक्कत आए तो उसे उस रिकॉर्ड को चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो लिखित में रिकॉर्ड भी इन सब चीज़ों का रखा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं धारा नंबर 40 पर, ठीक है। तो धारा 40 में क्या बात हुई है, सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या क्या हैं, ठीक है। यानी कि ग्राम पंचायत के पास पैसा आता कहाँ से है, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था, हम आगे पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया, ग्राम पंचायत के पास सबसे बड़ा आय का स्रोत अगर होता है तो वो होती है गवर्नमेंट ग्रांट्स, यानी कि जो सरकार पैसा देती है, ठीक है। सरकार जो है ग्रांट देती है हर ग्राम पंचायत को, तो वो सबसे बड़ा स्रोत होता है ग्राम पंचायत की आय का, ठीक है। उससे सबसे ज़्यादा पैसा आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत जो है बहुत सारी चीज़ों पे टैक्स लगाती है। जैसे कोई शिक्षण संस्थान ग्राम पंचायत उस ग्राम के एरिया में खोला जा रहा है, कोई इंडस्ट्री खोली जा रही है, या कोई और इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है, या फिर कोई टावर जो होता है कम्युनिकेशन टावर वो लगाया जा रहा है, तो इन सब पर जो है टैक्स लगाया जाता है। और इन सब की फ़ीस भी होती है, कुछ फ़ीस भी इन पर लगाई जाती है, तो वो फ़ीस भी ली जाती है और टैक्सेस भी लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो सारा पैसा ग्राम फंड में इंक्लूड किया जाता है। ये सब जो है ग्राम पंचायत के आय के स्रोत हैं। इसके अलावा जो डोनेशन आता है, तो कोई डोनेशन आता है वो भी इसी में इंक्लूड किया जाता है। मछली पालन होता है, उस पर टैक्स लगाया जाता है। और जो पंचायती ज़मीन होती है उसे पट्टे पे दिया जाता है। आपने सुना होगा देसी भाषा में कि पंचायती ज़मीन का जो है ठेका छूट रहा है, ठीक है। तो इस तरह की बोली लगाई जाती है, सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, तो जो ज़्यादा बोली लगाता है उसको वो ज़मीन दे दी जाती है। तो उस कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए, अगर वो 1 साल के लिए ले रहा है तो 2 साल के लिए ले रहा है, तो उस हिसाब से वो उसको ले रहा है जो पट्टे पर, यानी ठेके पे जो ले रहा है, तो उस टाइम ऑफ पीरियड, या अगर वो 1 साल के लिए ले रहा है तो उस टाइम तक उसकी हो जाएगी वो ज़मीन, वो कुछ भी करे चाहे उस पर, ठीक है। कितना भी फसल अपनी उगाए या जो भी अपना काम करे, ठीक है। तो वो टाइम ऑफ पीरियड के लिए पंचायत जो है पट्टे पर देती है ग्राम पंचायत की ज़मीन, ठीक है। उससे आने वाली इनकम जो है वो पंचायत की इनकम होती है। और जो पेड़ लगाए जाते हैं, यानी कि जो पेड़ सड़कों पर लगे होते हैं गांव में और वो सूख जाते हैं, ठीक है, वो सूख जाते हैं तो उन्हें बेचा जाता है, उससे जो पैसे आते हैं वो भी ग्राम फंड में डाले जाते हैं, ठीक है। अब अगर सिंपल बात करें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जनरली बताई हैं, जो इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। और आपको सबसे ज़्यादा अगर ध्यान रखना है तो हम किसकी बात कर रहे थे, धारा 40 की बात कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत की बात कहाँ पर हुई है, धारा 40 में। तो आपको ये चीज़ हर बार ध्यान रखनी है कि हम कौन सी धारा की बात कर रहे हैं और उस धारा में किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, और उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको माइंड में रखनी है। आगे बढ़ें तो धारा 40 में हमारा आता है ग्राम पंचायत के आय के स्रोत, जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद है धारा 41, उसमें पावर ऑफ टैक्सेशन एंड फीस, यानी कराधान और फीस की शक्ति की बात की गई है। कहाँ पर, धारा 41 में, ठीक है। इसका मतलब है कि कहाँ कहाँ पर जो है टैक्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो घरों पर जो है टैक्स लगाए जाते हैं, जितने घर होते हैं और उन पर टैक्स लगाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई एक साल से अगर कोई वहाँ नहीं रह रहा है और वो घर खाली पड़ा है तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। और अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने 62, 65 और 71 की जो लड़ाई में भाग लिया था, या जो लड़ाई लड़े थे स्वतंत्रता सेनानी, उनके घरों पर भी टैक्स नहीं लगाया जाता है, ठीक है। और अगर ये जो टैक्स लगाया जाता है, ग्राम पंचायत ये वसूलने में नाकाम रहती है या किसी कारणवश उसे टैक्स पे नहीं कर रहे हैं लोग,
तो वो सारा टैक्स है सरकार वसूल सकती है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि अगर ग्राम पंचायत टैक्स नहीं वसूल पा रही है तो वो टैक्स कौन वसूलेगा, या वो टैक्स आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जनरली आपसे इस बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो गलियों की सफाई की जाती है, गलियों में लाइट्स की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, और गांव में जो पानी सप्लाई किया जाता है, मेले लगाए जाते हैं, और पशुओं के मेले हो गए, मार्केट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ों से जो टैक्स आता है वो सारा भी ग्राम पंचायत वसूलती है। ठीक है, तो कर और फीस की बात कहाँ पे हुई है, धारा 41 में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें पावर ऑफ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस एंड रिट ऑफ ई कवरेबल अमाउंट, इसका मतलब क्या है, यानी कि करों में छूट, अप्रवर्तनीय राशि को खारिज करना। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ, यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनमें छूट दी जाती है, यानी कि उन पर टैक्स नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो टैक्स की छूट की बात कहाँ हुई है, धारा 42 में। और रिट ऑफ ई कवरेबल अमाउंट का मतलब है, रिट का मतलब होता है खारिज कर देना। ठीक है, तो कुछ जैसे कि ग्राम पंचायत को ऐसा पता हो कि ये वाला टैक्स जो है, ये वाला अमाउंट हमारे पास आएगा ही नहीं। ठीक है, ये हमारे पास आएगा ही नहीं, तो उसे रद्द कर दिया जाता है, रिट ऑफ कर दिया जाता है, यानी खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसका सरकार जो है अपने ग्राम पंचायत जो है अपने पल्ले से जो है वो पैसा लगाती है जो उसके पास कर से नहीं आया है। ठीक है, तो उसे खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट है धारा 43 के अंदर बात करें हिसाब किताब का लेखा जोखा, बजट और हिसाब किताब की जांच और हिसाब किताब का प्रकाशन। ठीक है, ऑडिट ऑफ अकाउंट, इंस्पेक्शन ऑफ बजट एंड अकाउंट एंड पब्लिकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अकाउंट्स, इसकी बात कहाँ पे हुई है, धारा 43 की। ठीक है, तो मैं आपको समझाती हूँ इसमें क्या है। जैसे कि जो भी काम हो रहा है ग्राम पंचायत में, ठीक है, उसका जो है लिखित एक कॉपी तैयार की जाती है, लिखित एक बही तैयार की जाती है, जितना भी बजट है या फिर उसका मतलब कितनी इनकम हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ कहाँ पैसा लग रहा है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। ठीक है, कौन कौन से काम जो है हो गए हैं, कौन सा काम चल रहा है, कौन सा काम आगे किया जाना है, तो इन सारी चीज़ों को लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं और इसकी बात कहाँ पर की गई है, धारा 43 में की गई है। ठीक है, और ये सारा जो लेखा जोखा ग्राम पंचायत रखती है, इसे गांव का कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो जाकर देख सकता है, लेकिन इसकी एक फ़ीस निर्धारित की गई है, यानी कि आप 50 रुपये उसकी फ़ीस भरो और आप वो जो है बही खाता होता है उसे देख सकते हो कि आपके गांव में क्या चल रहा है। ठीक है, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है, कोई बेईमानी तो नहीं हो रही है, या ऐसा आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, 50 रुपये जो है इसकी फ़ीस रखी गई है, वो 50 रुपये फ़ीस देकर आप ये लेखा जोखा जाकर जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो जो लिखित चीज़ें या लेखा जोखा या हिसाब किताब या इसकी जांच की बात कहाँ हुई है, तो धारा 43 में इसकी बात हुई है। ये जो लेखा जोखा रखा जाता है, ये जो है अगर कोई जैसे बीडीपीओ हो गया, ठीक है, तो बीडीपीओ जो है वो भी इस लेखे जोखे को देख सकता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि कोई भी अधिकारी अगर मांगे तो उसे दिखाया जा सकता है कि ये काम हमने ऐसे ऐसे किया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, धारा 44 की बात करते हैं। ग्राम पंचायत के खर्चे की बात कहाँ पे हुई है, तो धारा 44 में हुई है। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, आपको समझ आ ही गया होगा कि ग्राम पंचायत जो पैसे विकास के कार्यों में लगाती है तो वो उसका खर्चा हो गया। और खर्चे की बात कहाँ पर की गई है, तो धारा 44 में खर्चे की बात की गई है। ठीक है, तो ये आपको सिंपल चीज़ है, समझ आ गई होगी। विशेष कर एवं सामुदायिक सेवा कर, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों पर सरकार क्या करती है, स्पेशल टैक्सेस लगाती है। ठीक है, ग्राम पंचायत क्या करती है, स्पेशल टैक्सेस लगाती है, और कुछ सेवा कर भी होते हैं वो भी लगाती है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर, सेवा कर और विशेष कर की बात कहाँ हुई है, तो ये हुई है धारा 45 में। और इसके बारे में इसकी 3 जो है सब पार्ट्स हैं, यानी 45A, 45B और C। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं कि ये स्पेशल टैक्स और कम्युनिटी सर्विस टैक्स है क्या। ठीक है, तो धारा 45A के तहत अगर हम बात करें कि कोई अथॉरिटी या कोई कंपनी जो है गांव में आकर टावर लगाती है, तो उसे ग्राम पंचायत से जो है अप्रूवल लेना पड़ता है और उसके लिए टैक्स भी देना पड़ता है। ठीक है, यानी कि कोई कंपनी है जो गांव में कुछ भी टावर समझ लो या फिर कुछ और भी कुछ बनाना चाहती है ग्राम पंचायत की उस भूमि पर, तो उसके लिए क्या है, उसे अप्रूवल लेना पड़ता है अथॉरिटी से। और ग्राम पंचायत जो है गांव की अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो उससे अप्रूवल लेना पड़ता है और उसके लिए जो टैक्स फिक्स किया जाएगा वो भी उसे भरना पड़ेगा। धारा 45A के तहत इसकी बात हुई है। ठीक है, तो धारा 45A के तहत आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें धारा 45B की, अगर कोई व्यक्ति गांव की भूमि पर कोई इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री खोलना चाहता है तो उसे ग्राम पंचायत को बताना पड़ेगा। यानी कि 45B के तहत क्या बात हुई है, यानी कि अगर कोई कंपनी या कोई अथॉरिटी या कोई व्यक्ति जो है कोई भी कोई शिक्षण संस्थान खोलता है या फिर कोई और इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्री खोल रहा है उस जगह पर, तो उसे ग्राम पंचायत से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, और उस पर जो ग्राम पंचायत टैक्स लगाएगी वो भी उसे देनी पड़ेगी और अगर फीस लगाएगी तो वो भी उसे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी बात कहाँ हुई है, 45B में। ठीक है, तो 45A और 45B हमने पढ़ लिए। इसके बाद है 45C। इसके तहत जो है धारा 45A और धारा 45B के तहत जो संस्थान खोले गए वो रेगुलर रहेंगे या नहीं, इसकी बात धारा 45C में हुई है। यानी कि इसका मतलब है कि धारा 45A के तहत गांव में कोई भी चीज़ की स्थापना की गई, जैसे कि टावर लगाया गया, कोई चीज़ लगाई गई गांव में। ठीक है, और 45B के तहत कुछ खोला गया गांव में, इंस्टीट्यूट या फिर कोई इंडस्ट्री हो गई, तो ये सारी चीज़ें खोली गई, बनाई गई, तो ये जो है लंबे कितने समय तक रहेंगी, लंबे टाइम तक रहेंगी या नहीं रहेंगी, रेगुलर रहेंगी या नहीं रहेंगी, इसकी जो बात कहाँ की गई है, ये की गई है 45C में। ठीक है, और ये तय कौन करेगा, ग्राम पंचायत तय करेगी। ठीक है, तो 45C के अंदर इसकी बात हुई है। अगर ऐसा होता है कि और ये जो संस्थान या इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री खोले जाएंगे तो इन पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए जाते हैं, कुछ रूल्स लगाए जाते हैं। अगर वो उन रूल्स को फॉलो नहीं करती है तो उस इंस्टीट्यूट को क्या है, इलीगल घोषित कर दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है और उसे वहाँ से हटाना होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, जो जिस दिन वो इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है उस पर फिर रूल्स और रेगुलेशन जो लागू करेंगे, बनाए जाएंगे। ठीक है, जैसे आज उसे स्थापित किया गया। ठीक है, उसकी स्थापना हो गई, आज उसका उद्घाटन हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, तो उस पर आज जो है ग्राम पंचायत ने कहा भी ये रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो जो है लिखित में उनको देती है, तो वो उस इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर वो उन रूल्स को फॉलो करे, उन रूल्स को उस इंस्टीट्यूट पर लागू करे। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसे इलीगल घोषित कर दिया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर 5 जो हमने अच्छे से पढ़ लिया है। धारा 39 से लेकर धारा 45 तक हमने जो है ग्राम पंचायत से रिलेटेड सारी चीज़ें आज पढ़ी। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको सारी चीज़ें समझ आई कि नहीं। और इसके अलावा अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, नोट डाउन कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। ये सारी चीज़ें ग्राम सचिव में आपको ज़रूर मिलेंगी। कम से कम 15 क्वेश्चन आने के अनुमान हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन बहुत बड़े, मतलब बहुत ज़्यादा हैं 15 क्वेश्चन। तो ठीक है, तो ये टॉपिक आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर चैनल के साथ जुड़े नहीं हैं अभी तक तो जुड़ जाइए। बहुत सिंपल तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं। आप अगर नेट से पढ़ेंगे या कहीं से भी पढ़ेंगे आपको इंग्लिश में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।